Namala. So today we are gonna start with Limitation Act 1963. तो लिमिटेशन एक्ट का प्रेसिडेंट का असेंट मिला था इसे 5 अक्टूबर 1963 में मिला था और ये इनैक्ट इनफोर्स कब हुआ था 1 जनवरी 1964. तो ये एक एग्जॉस्टिव लॉ है. एग्जॉस्टिव मतलब ये एक इंडिपेंडेंट लॉ है और इसका preamble is also very important. Preamble says that it's an act to consolidate and amend the law for the limitation of suit. मतलब जो limitation कि आपको सूट कितने टाइम पीरियड में फाइल करना चाहिए वो सब उसको कंसोलिडेट करने और अमेंड करने के बाद ये एक्ट बना है. और ये 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया को आया था. मतलब रिपब्लिक जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है ना तो ये 14th रिपब्लिक डे पे आया था. मतलब फर्स्ट कब हुआ था 1950 और 14th 1964. तो तब ये इनैक्ट हुआ था. तो 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया को कौन सा एक्ट आया था? लिमिटेशन एक्ट आया था. कब इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला था? 5 अक्टूबर 1963 को मिला था. ये इन्फोर्स कब हुआ? 1 जनवरी 1964 को हुआ. 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. देन इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रियम्बल क्या बोलता है? कंसोलिडेट और अमेंड करता है लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स को. तो मूविंग अहेड पार्ट 1 किस बारे में बात करता है? अच्छा, ये एक्ट होल ऑफ इंडिया को एक्सटेंड होता है. ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कभी भी नहीं रहा इस एक्ट में कि इस पार्ट ऑफ एरिया को इस स्टेट में इन्फोर्स नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर में, या ऐसा कुछ भी नहीं रहा. ये हमेशा से होल ऑफ इंडिया में ही एक्सटेंडेड रहा है 2019 के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव हो गया था. ठीक है, उसके बाद से ये होल ऑफ इंडिया में ही एक्सटेंडेड रहा है. ऐसा नहीं कि कुछ नक्सलाइट एरियाज़ में जैसे कुछ एक्ट नहीं एक्सटेंड होते हैं, तो ऐसा इसके साथ नहीं रहा है. बस एक JNK का प्रोविज़न था, वो भी 2019 में हटा दिया गया था. तो ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता है. अब डेफिनेशन क्लॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको याद करने का तरीका देखो. डेफिनेशन क्लॉज A, E, I. वॉवल्स होते हैं A, E, I और वॉवल्स अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है. अगर कोई भी वर्ड बनता है तो वो वॉवल के बिना नहीं बनता है, राइट? तो जैसे वॉवल्स इम्पॉर्टेंट है वैसे ही किसी भी सूट में पार्टीज़ इम्पॉर्टेंट होती है. और पार्टीज़ की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? A, E, I में. A मतलब एप्लीकेंट, A फॉर एप्लीकेंट. E मतलब डिफेंडेंट बिकॉज इट हैज़ 2 E's एंड I मतलब प्लेंटिव बिकॉज इट हैज़ 2 I's. तो A, E, I पार्टीज ऑफ द सूट, एप्लीकेंट, डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव. ठीक है. अब एप्लीकेंट क्या इंक्लूड करता है? पेटिशनर इंक्लूड करता है. एंड it also includes any person from or through whom an applicant derives his right to apply. मतलब अगर कोई भी माइनर है, फॉर एग्जांपल कोई माइनर है 18 ईयर्स से नीचे है, मान लो 16 ईयर्स एज है उसकी, तो वो खुद डायरेक्टली कोर्ट में तो अप्लाई नहीं कर सकता. तो वो किसके थ्रू अप्लाई करेगा? अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू. नेक्स्ट फ्रेंड उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा. तो ये लिखा है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई. तो ये अपना राइट टू अप्लाई कहाँ किससे डिराइव कर रहा है? किसके थ्रू करवा रहा है? नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू. अब मान लो आपको अपना होमवर्क लिखना है बट आपके हाथ में बहुत तेज चोट लग गई है. तो आपका होमवर्क कौन लिख रहा है? आपका कोई सिबलिंग लिख रहा है, आपका भाई बहन लिख रहे हैं. तो काम तो आपका ही हो रहा है ना, पर कर कोई और रहा है. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. अब इसका थर्ड क्या है? एनी पर्सन फ्रॉम हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर
अब जैसे हमने ट्रस्ट एक्ट में पढ़ा था कि कोई भी किसी की भी स्टेट कौन कोर्ट में कौन प्रेजेंट करता है, ट्रस्टी प्रेजेंट करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी की स्टेट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है केस में, एग्जीक्यूटर कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, या कोई भी अदर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हो, तो वो भी क्या हुआ, एप्लीकेंट ही माना जाएगा। अब एप्लीकेशन के जस्ट नीचे, एप्लीकेंट के जस्ट नीचे किसकी डेफिनेशन आएगी, ऑब्वियसली एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स पेटिशन। अब सी है, क्लॉज सी में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। डी बॉन्ड, तो इसका रेलेवेंस इसको देखो अब बॉन्ड की डेफिनेशन बीएनएसएस में भी, बीएनएसएस में बॉन्ड की डेफिनेशन किस में दी हुई है, डी एंड ई में दी हुई है, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। तो उससे याद रखो बॉन्ड की डेफिनेशन कहाँ आएगी, डी में आएगी। Bond includes instrument whereby a person oblige himself to pay money to another on condition obligation shall be void if specified act is performed। तो बॉन्ड क्या होता है, जैसे पीएनएसएस में हमने बॉन्ड पढ़ा था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए गारंटी देता है, तो बॉन्ड इज ऑलवेज अ गारंटी। एक पर्सन ऑब्लाइज कर लेता है अपने आप को, मतलब बॉन्ड मतलब वो अपने लिए ही गारंटी देता है कि ये इस डेट को मैं आऊँगा, और एक बॉन्ड भरवा लेता है कि कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके कि मैं इस डेट पे जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा। तो ये एक टाइप ऑफ अंडरटेकिंग होती है। तो यहाँ बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक ऑब्लिगेशन होता है, इट ऑब्लाइजेज अ पर्सन हिमसेल्फ टू पे मनी, इट्स एन ऑब्लिगेशन to pay money to another on condition that obligation shall be void if specified act is performed। मतलब कुछ एक कंडीशनल रहता है ये कि अगर कुछ स्पेसिफाइड एक्ट अगर इस पर्सन ने परफॉर्म किया या नहीं किया तभी मैं ऐसे मनी पे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी ने ए से शादी करी तो तभी मैं उसको मनी पे करूँगा, ये बॉन्ड में फिल कर दिया। तो ये अगर उसने शादी कर ली तो मुझे पे करना पड़ेगा। देन अब पार्टी वाला क्लॉज आ जाता है ई, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होता है, कोई भी पर्सन थ्रू हुम अ डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लायबिलिटी टू बी स्यूड। सेम चीज़ हो गई जैसे हमने प्लेंटिफ में पढ़ा, एप्लीकेंट में पढ़ा था कि अगर डिफेंडेंट माइनर है तो वो अपने गार्जियन के थ्रू करेगा ना। अगर डिफेंडेंट 16 साल का है तो केस कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका गार्जियन रिप्रेजेंट करेगा। तो अ पर्सन थ्रू whom a defendant derives his liability to be sued, क्या any person whose estate is represented by executor, administrator or representative। अब ईजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ईजमेंट क्या होता है, एफ में दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स राइट नॉट टू अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव एंड appropriate for his own profit any part of the soil belonging to other। ईजमेंट क्या होता है, मेरा यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक घर है, इसके पीछे मेरा घर है, तो मैं और यहाँ रोड है, तो मुझे अगर रोड पे जाना है तो मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि एक लैंड थी, आधी इसने ले ली आधी मैंने ले ली, और मुझे अब रोड पे जाना है तो मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसकी ये ड्यूटी होगी, ए है ये, इसकी ये ड्यूटी होगी कि मेरे को एक रास्ता दे ताकि मैं अपने घर से बाहर निकल के रोड पे जा पाऊँ और मैं अपने काम पे जा पाऊँ। तो ये रास्ता देना, रास्ता मुझे इससे लेना पड़ेगा, ए से, भले ही हमारी कितनी लड़ाई हो पर इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा लीगल राइट है। तो ये होता है ईजमेंट, किसी और की प्रॉपर्टी पे मेरा राइट। अब जी है फॉरेन कंट्री,
मीन्स कंट्री अदर देन इंडिया। इतनी सी डेफिनेशन है। स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन कौन सी पढ़ी हमने? एक तो एप्लीकेशन इंक्लूड्स पेटिशन, बी, और बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक, एंड फॉरेन कंट्री अदर देन इंडिया। जी, आप गुड फेथ की डेफिनेशन छोड़ देना, ये आती नहीं है एग्जाम में। प्लेंटिफ, आय पे आते हैं अब, वॉवल पे हमारे। एनी पर्सन फ्रॉम हुम और थ्रू फ्रॉम और थ्रू हुम अ प्लेंटिफ डिराइव्स हिज राइट टू स्यू। वही नेक्स्ट फ्रेंड वाली बात है। कोई अगर 16 साल का प्लेंटिफ है तो वो अपना राइट किसके थ्रू डिराइव करेगा? अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। एनी पर्सन हुज estate is represented by plaintiff as executor, administrator or other representative। अगर ये इस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का ये बेनिफिशरी है, तो इसकी प्रॉपर्टी अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? ट्रस्टी। या फिर अगर ये प्रॉपर्टी विल की है, विल के थ्रू ये प्रॉपर्टी गई है, तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी डिस्प्यूट में एग्जीक्यूटर रिप्रेजेंट करेगा। तो यही चीज़ बोली हुई है। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये याद रखना, जे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ही पढ़ रहे हैं हम। सो इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील, एप्लीकेशन। सूट, अपील, एप्लीकेशन, ये वर्ड्स ध्यान रखना क्योंकि हमारे एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस या तो सूट और एप्लीकेशन पे अप्लाई होते हैं या अपील पे, एप्लीकेशन पे अप्लाई होते हैं। तो ये मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगी। पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस पे अप्लाई होता है? कोई भी आप सूट फाइल करने जाएंगे, उसका एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है कि 30 दिन के, इस कोर्ट का डिसीजन आने के 30 दिन तक आप कभी भी अपील कर सकते हैं। एप्लीकेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है और अपील का भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। सूट कब फाइल करेंगे कि ये कुछ भी ऑफेंस हुआ तो इसके 6 महीने तक, या कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ मान लो तो उसके 6 महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। अपील, इस कोर्ट का डिसीजन आने के 30 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं अपीलेंट कोर्ट में। और एप्लीकेशन का भी ऐसे लिमिटेशन पीरियड रहता है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज हमने किस में पढ़ा था? सी में पढ़ा था। के में क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशंस है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर एंगेजेस एब्सोल्युटली टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट अ टाइम। अब देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, that I will pay 50,000 to B on 5th March 26। ठीक है, और यहाँ मैंने साइन कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉमिसरी नोट हो गया। यहाँ मैं एब्सोल्युटली अपने आप को इंगेज कर रही हूँ कि मैं पे करूँगी ही करूँगी इस डेट को। तो के में याद रखना प्रॉमिसरी नोट, सी में बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, टॉट की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सूट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एल में सूट है और सूट इंक्लूड करता है अपील और एप्लीकेशन। नाउ टॉट की डेफिनेशन याद रखना, एम में है। टॉट की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सिविल रॉन्ग होता है बट नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता टॉट में इंक्लूड, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉट में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। अब ट्रस्टी की डेफिनेशन, बेनामदार। ट्रस्टी इज ऑल्सो बेनामदार। अ मॉर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड और पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल। ये सब ट्रस्टी होते हैं। ये सब ट्रस्टी नहीं होते हैं। बेनामदार, मॉर्टगेजी। अब मॉर्टगेजी को तो मॉर्टगेजी बोलेंगे ना। मान लो किसी ने रॉन्गफुल पोजेशन में मेरी प्रॉपर्टी का, तो उसको थोड़ी ना ट्रस्टी बोलेंगे। उसने मुझसे प्रॉपर्टी छीनी है, ये कोई बेनामदार है।
तो उसको ट्रस्टी नहीं बोलेंगे। जिसके लिए मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया है, जिसके बेनिफिशियल, एक तो मैं देखो ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने बी को ट्रस्टी बनाया कि तुम मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखो और मेरा बेटा अगर 18 साल का हो जाए तब ये प्रॉपर्टी इसके नाम कर देना। तो मैंने इसको एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया है मेरी प्रॉपर्टी का देख रेख करने के लिए। पर इसने ज़बरदस्ती अगर बी ने मेरी प्रॉपर्टी ली है मुझसे तो ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। तो टॉट की डेफिनेशन इज इन क्लॉज एम, के में प्रॉमिसरी नोट, एल में सूट के डेफिनेशन और एन में ट्रस्टी की डेफिनेशन। ट्रस्टी की डेफिनेशन में ट्रस्टी इंक्लूड, कौन कौन लोग ट्रस्टी इंक्लूड नहीं होते वो दिया हुआ है। तो नो ट्रस्टी, नो ट्रस्टी, तो एन से ये याद रखना, नो ट्रस्टी मतलब ट्रस्टी की डेफिनेशन नहीं दी है इसमें, ट्रस्टी कौन कौन नहीं होते हैं वो दिया है। तो एन इज ट्रस्टी डेफिनेशन, नो ट्रस्टी, ऐसे याद रखना। अब पार्ट 2, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन। अब सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। ये बोलता है सेक्शन 3 कि अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है या अपील फाइल हो रही है या एप्लीकेशन फाइल हो रही है आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, मतलब अगर 3 महीने लिखा है कि ये आपको अपील 3 महीने तक करनी है, विद इन 3 मंथ्स करनी है, और 3 महीने के बाद कोई फाइल कर रहा है तो वो इट शैल बी डिसमिस्ड, इट हैज़ टू बी डिसमिस्ड, मतलब ये मैंडेटरी है डिसमिस करना आपको। अब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि सूट इंस्टीट्यूटेड है, ये कब माना जाएगा। ऑर्डिनरी केस में तो सूट इंस्टीट्यूटेड है तब माना जाएगा जब प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन लिमिटेशन टाइम, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर अपन को सूट सबमिट करना है। अगर 3 महीने के सिविल रॉन्ग होने के 3 महीने तक हम सूट फाइल कर सकते हैं मान लो। तो 3 महीने तक कैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा, कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। मैंने ओरली जाके कोर्ट में बोल दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो फिर ऐसा थोड़ी ना है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया, नहीं हुआ। कब होगा, तो ये हमें बताता है क्लॉज 2 सब सेक्शन ए। तो क्या बोलता है सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ऑर्डिनरी केस में जब प्लेंट प्रेजेंट हुआ है प्रॉपर ऑफिसर के पास, मतलब जब कोर्ट में मैं पूरा प्लेंट बना के दूंगी कि ये डिफेंडेंट है, ये आदमी है, इसने मेरे पैसे खाए हैं, मुझे दिया नहीं है पैसे वापस, प्लेंट पूरा बना के देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, मतलब पूरे कोर्ट में मेरे को प्रेजेंट करना पड़ेगा अपना प्लेंट। सीपीसी में हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी। और ये तो ऑर्डिनरी केस की बात हो गई। इन केस ऑफ पॉपर मतलब इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन मतलब जो बहुत ही गरीब है, तो कैसे माना जाएगा कि उसने सूट इंस्टीट्यूट किया है। व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड, मतलब अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है, उसने कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करी है विद द फॉर द परमिशन ऑफ कोर्ट। लीव मतलब क्या होता है, परमिशन ऑफ कोर्ट कि मुझे एज एन इंडिजेंट पर्सन मुझे सूट फाइल करना है, मेरे किसी ने टॉट किया है मेरे साथ या कुछ किया है, तो मुझे उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट करना है एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो इंडिजेंट पर्सन को कोर्ट बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, लीगल एड प्रोवाइड करवाता है। तो उसने अगर ये एप्लीकेशन फाइल किए कोर्ट में तो माना जाएगा सूट तब से इंस्टीट्यूट हो गया है। इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, जो कंपनी वाइंड अप हो रही है उसके अगेंस्ट क्लेम अगर कोई कर रहा है तो कैसा माना जाएगा कि कब उसका क्लेम कब से चालू हुआ है, कब उसने एप्लीकेशन फाइल की थी। जब क्लेमेंट ने फर्स्ट सेंड किया था उसका क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, मतलब जब फर्स्ट उसने बताया था ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना क्लेम सेंड किया था ऑफिशियल लिक्विडेटर को, तो तब से माना जाएगा कि उसने सूट तब से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा।
तो जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम होता है ना, अब क्लॉज बी पे आता है। हम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है, हमने सीपीसी में बहुत अच्छे से पढ़ा था ऑर्डर 8 में। सेट ऑफ मतलब होता है कि मैं बोल रही हूँ बी ने मेरे 2 लाख रुपए लिए हैं और बी बोल रहा है कि ये 2 लाख रुपए मैंने तुझे दिए थे, तभी मैंने 4 महीने बाद तुझसे वापस लिए हैं। मैंने दिए भी तो थे तुझे 2 लाख रुपए 4 महीने पहले। तो ये क्या हो जाता है, कोर्ट इसे सेट ऑफ कर देता है कि हाँ मैं इसने मुझसे बी ने मुझसे लिए, मैंने भी बी से लिए, तो ये सेट ऑफ हो गया। और काउंटर क्लेम क्या होता है, तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर एक की डिफरेंस है कि जो सेट ऑफ होता है ना वो सेम कैरेक्टर में होना चाहिए पर्सन के, मतलब सेम कैपेसिटी में होना चाहिए। मतलब अगर मेरा उस बी के साथ रिलेशन है, वो मेरा एम्प्लॉई है और मैं उसकी एम्प्लॉयर हूँ, तो उसी सेम कैपेसिटी में होना चाहिए। ऐसा हम बाहर अगर मिलजुल रहे हैं और हमारी फ्रेंडशिप के उसमें उसने मुझे पैसे दिए थे, तो वो सेट ऑफ में नहीं होता, वो काउंटर क्लेम में आ जाता है। जैसे टेनेंट और लैंडलॉर्ड का अगर कुछ लेना देना है, मतलब कुछ पैसे लिए हैं और फिर वो बोल सकता है, रेंट नहीं दिया है तो वो बोल सकता है मैंने आपको पिछले महीने 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट भी तो दे दिया था, तो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा। तो सेम कैपेसिटी में होना चाहिए। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम सेपरेट सूट ट्रीट किए जाएंगे और ऐसा माना जाएगा कि वो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कब कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए हैं, जब सेट ऑफ इंस्टीट्यूट हुआ है कोर्ट में। मतलब सेट ऑफ की डेट क्या होगी, जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वही सेट ऑफ की भी डेट होगी, सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। मतलब सूट अगर इंस्टीट्यूट हुआ है 26/01/26, सूट अगर इंस्टीट्यूट हुआ है इस डेट पे, अब 30/01/26 इस पे किसी ने सेट ऑफ का क्लेम कर दिया, तो सेट ऑफ की डेट क्या मानी जाएगी, सेट ऑफ के सूट इंस्टीट्यूट की 26 ही मानी जाएगी, 30 नहीं मानी जाएगी। काउंटर क्लेम में क्या है, काउंटर क्लेम में जस्ट उल्टा है। काउंटर क्लेम में अगर किसी ने सूट इंस्टीट्यूट किया है इस डेट पे और काउंटर क्लेम कर रहे हैं इस डेट पे, तो काउंटर क्लेम की डेट क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी जो जिस डेट पे काउंटर क्लेम किया है। तो ये डिफरेंस है, ये की डिफरेंस है दोनों में। An application by notice of motion in High Court is made when the application is presented to the proper officer of the court. एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट कब माना जाएगा, जब वो प्रेजेंट होगा प्रॉपर कोर्ट के पास। देन एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, जब कोर्ट बंद है तो प्रिस्क्राइब पीरियड अगर तब एक्सपायर हो रहा है, मान लो प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हो रहा है 26 जनवरी 2026, अगर मुझे सूट इंस्टीट्यूट करना था 3 महीनों में और वो 3 महीने ख़त्म हो रहे हैं इस डेट को, और इस डेट को संडे पड़ रहा है, इस डेट को संडे है, तो कोर्ट क्लोज्ड है। तो जो लास्ट डे होगा वो कब माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, 26 नहीं माना जाएगा जब 3 महीने ख़त्म हो रहे हैं। कब माना जाएगा, जब कोर्ट री ओपन होता है, मतलब संडे के बाद जब मंडे जो बिजनेस डे है, नेक्स्ट बिजनेस डे है, तब माना जाएगा कि मंडे को प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब 3 महीने मेरे संडे को ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मंडे को ख़त्म हो रहे हैं, तब माना जाएगा। तो वर्किंग डे पे ही जो टाइम पीरियड है, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है, वो वर्किंग डे पे ही ख़त्म होता है, बिजनेस डे पे ही ख़त्म होता है, कभी भी हॉलीडे पे वो ओवर नहीं होता है। देन इसका एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अ कोर्ट शैल बी डीम टू बी क्लोज ऑन डे विद इन द मीनिंग ऑफ इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग डेज इज रिमेन क्लोज। मतलब अगर उस दिन हॉलीडे, मतलब नॉर्मल वर्किंग डे है, तब भी उसका कोर्ट का कोई पार्ट उस दिन क्लोज्ड है, तो तब भी माना जाएगा कि कोर्ट क्लोज्ड है। देन एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट इन सर्टेन केसेस। अब कोर्ट टाइम पीरियड एक्सटेंड भी तो कर सकता है, ये भी हमने देखा है कि अगर 3 महीने में सूट इंस्टीट्यूट करना है तो कोर्ट
30 दिन तक टाइम एक्सटेंड कर सकता है, ऐसे बहुत सारे एक्ट में लिखा है ना। बहुत ही रिजिड प्रोसीजर तो होती नहीं है। तो 5th एक्सटेंशन की बात करता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। अगर कौन कौन से केसेस हुए, आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड कोई भी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट करवा सकता है कोर्ट, अगर वो सेटिस्फाइड है कि कोई सफिशिएंट कॉज था फॉर नॉट प्रिफरिंग द अपील और द एप्लीकेशन। तो ये जो 1 सेकेंड देखो, जो थर्ड वाला जो सेक्शन है ना, वो किस पे लगता है, अप्लाई होता है, सूट, अपील और एप्लीकेशन, तीनों पे लगता है। 4th वाला भी तीनों पे अप्लाई होता है, सूट, अपील, एप्लीकेशन। पर 5th वाला किस पे अप्लाई होता है, ओनली अपील एंड एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड, सूट का एक्सटेंशन नहीं हो सकता, सूट का टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता, ओनली अपील का हो सकता है और एप्लीकेशन का हो सकता है। और अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तब ये होगा। इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है द फैक्ट दैट द अपीलेंट एंड एप्लीकेंट वाज मिसलेड। अब सफिशिएंट टाइम क्या होता है, सफिशिएंट कॉज क्या माना जाएगा कि अगर कोई पर्सन है, उसे ऐसा लगा कि 26 जनवरी 26 को मेरा जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 26 तारीख को ख़त्म हो रहा है, जबकि वो ख़त्म हो रहा था 25 तारीख को। तो ये क्या हो गया, वो मिसलीड हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट था, उसकी वजह से वो मिसलीड हुआ है। तो ये एक सफिशिएंट कॉज है ये बोलने के लिए कि मैं मिसलीड हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे कोर्ट की कॉपी मिलनी थी उसके बाद से मेरे पास 3 महीने का टाइम है, जबकि 3 महीने का टाइम कब से था, ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर पास होने के 3 महीने के बाद से मुझे फाइल करना था, 3 महीने के अंदर अंदर। मतलब कोर्ट का ऑर्डर अगर पास हुआ 26/1/2026, उसके 3 महीने के अंदर अंदर मुझे फाइल करनी थी। पर मैंने कब के 3 महीने के अंदर समझा, मैंने समझा कि कोर्ट की जब कॉपी मुझे मिली ऑर्डर की उसके 3 महीने के बाद। तो कुछ भी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मिसलीडिंग होती हैं। तो उसकी वजह से मैंने इतनी लेट हुआ फाइल करने में। तो ये एक्सटेंशन ऑफ ये एक सफिशिएंट कॉज है। तो 5th वाला एक्सटेंशन किस पे अप्लाई हो सकता है, ओनली अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, सूट पे अप्लाई नहीं होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। तो ये बोलता है कि कोई भी माइनर इंसेन या इडियट पर्सन है, कोई भी माइनर इंसेन या इडियट पर्सन है, पहले तो ये देखो ये अप्लाई किस पे होता है, ओनली सूट पे और एप्लीकेशन पे, अपील पे अप्लाई नहीं होता है। तो कोई भी माइनर पर्सन है, इंसेन पर्सन है या इडियट पर्सन है, वो इंस्टीट्यूट कब कर सकता है सूट, जब उसकी डिसेबिलिटी एंड हो जाती है। मतलब जब या तो कोई मान लो इंसेन पर्सन है, उसके कुछ टाइम पीरियड वो इंसेन रहता है, कुछ टाइम पीरियड वो ठीक रहता है, तो वो जब वो ठीक है तब इंस्टीट्यूट कर सकता है, जब उसकी डिसेबिलिटी एंड होती है तब वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट। और अगर कोई मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं अगर किसी को, तो कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट वो कब कर सकता है, आफ्टर ऑल द डिसेबिलिटीज़ हैव सीज टू अफेक्ट दैट पर्सन। मतलब जब सारी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है तब वो इंस्टीट्यूट कर सकता है, तब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होगा उसकी है, कि जब डिसेबिलिटी एंड हो जाती है तब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। मतलब अगर कोई मान लो माइनर है, कोई 16 साल का है, तो 16 साल से उसका कोई लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि 16 साल में तो वो नहीं कर सकता ना अप्लाई। तो उसका लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा, लिमिटेशन पीरियड जब वो मेजर एज का हो जाएगा, 18 साल के बाद। अब मान लो उसका लिमिटेशन पीरियड है 3 महीना, तो 18 साल का जैसे ही वो हुआ, मान लो जनवरी में 18 साल का हुआ, तो जनवरी से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और उसके 3 महीने तक वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। उसका
तो उसका लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा, जब उसकी डिसेबिलिटी एंड हो जाएगी। तो ये बोलता है सेक्शन 6। अब मान लो ये 18 साल का हुआ और इसकी डेथ हो गई, है ना। ये 18 साल का हुआ और 18 साल का होते ही इसकी डेथ हो गई, तो 3 महीने तक लिमिट सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, उसका कोई अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी 3 महीने तक फाइल कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो ये बोलता है सबसेक्शन 3 कि अगर कोई भी डिसेबिलिटीज कंटिन्यू होती है अप टू डेथ ऑफ द पर्सन, अरे ये बोलता है सबसेक्शन 4 कि कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी सेक्शन 5 की बात कराई है मैंने, सबसेक्शन 5 की, कि कोई भी डिसेबिलिटी अब लिमिटेशन के पीरियड के अंदर अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकता है एज इफ दैट पर्सन इज अलाइव। मतलब अगर वो अलाइव होता तो वो 3 महीने के अंदर अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता था ना, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी सूट रिप्रेजेंट कर सकता है उसके बिहाफ पे अगर उसकी डेथ भी हो गई है तो। अब थर्ड और फोर्थ क्या बोलते हैं कि अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यू हुई है अप टू द, तो थर्ड ये बोलता है कि अगर डिसेबिलिटी कंटिन्यू होती है अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन, मतलब वो अपनी डेथ तक डिसेबल ही था, तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सेम पीरियड आफ्टर हिज डेथ। ऐसा मानेगा जाएगा कि उसकी डेथ पे डिसेबिलिटी एंड हो चुकी है उसकी डेथ के डेट पे, और उस डेट से फिर उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और उस लिमिटेशन पीरियड में कौन फाइल कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 6 कंप्लीट। 6 एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता है कि माइनर की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होना चाहिए। माइनर की डेफिनेशन में चाइल्ड इन वूम भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 6 में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 7 डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द सेवरल पर्सन, मान लो 4 जने हैं ABCDE, इसमें से A डिसेबल्ड है, अनसाउंड माइंड है, ये मान लो माइनर है, ठीक है, 16 साल का है। अब कोई भी लायबिलिटी इन सबको क्लेम करनी है, या अगर कुछ भी क्लेम करना है तो क्या वो ए के मेजर होने का वेट करेंगे, क्या 2 साल वेट करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 7 बोलता है कि अगर डिसेबिलिटी है एक पर्सन की अमंग सेवरल पर्सन्स, तो फिर उनको क्या कर दिया जाएगा, उस पर्सन को उस चीज़ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा विदाउट कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, मतलब विदाउट कंसेंट ऑफ सच पर्सन, अग्रीमेंट ऑफ सच पर्सन, एंड टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। मतलब टाइम किसके लिए रन कर रहा है, BCD के लिए तो रन कर ही रहा है। उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस डे के नेक्स्ट डे से, ठीक है। पर इसमें अब इन चारों में A अगर डिसेबल है तो उसकी डिसेबिलिटी एंड होने के लिए वेट नहीं करेंगे हम। तो सेक्शन 7 बोलता है वन ऑफ द सेवरल पर्सन जॉइंटली इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट, अगर वो जॉइंटली किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए इंटाइटल्ड हैं तो वो क्या करेंगे, मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो वो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देंगे अंडर सच डिसेबिलिटी, एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन। उस पर्सन को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा विदाउट कंसेंट ऑफ हिम, एंड टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। टाइम स्टार्ट हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड का सबके लिए, BCD के लिए जो बच्चे कुछ लोग हैं। बट वेन नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, मान लो एक ही कंसेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मान लो एक ही कंसेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं हो सकता, उसके बिना केस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, तो हम वेट करेंगे। किस चीज़ का वेट करेंगे, या तो डिसेबिलिटी एंड हो जाए उसका वेट करेंगे, या फिर डिस्चार्ज कर पाए विदाउट हिज कंसेंट उस चीज़ का वेट करेंगे कि कब ऐसी सिचुएशन आए कि हम A को डिस्चार्ज कर पाएँ। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, दिस सेक्शन अप्लाई टू डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो लाइबिलिटी है उसमें भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं उस पर्सन को जो डिसेबल्ड है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है कि HUF जो होता है ना, मैनेजर ऑफ HUF, वो क्या कर सकता है मिताक्षरा लॉ में। एक तो होता है मिताक्षरा, एक होता है दया भागा। तो मिताक्षरा में जो मैनेजर होता है वो डिस्चार्ज कर सकता है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स ओनली इफ ही इज़ इन मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो वो डिस्चार्ज कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स। अब 8 क्या बात करता है, 8 बात करता है स्पेशल एक्सेप्शंस की। और स्पेशल एक्सेप्शंस किसके लिए, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 हमने अभी पढ़ा ना कि डिसेबिलिटी होती है तो क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, तब डिसेबिलिटी एंड होगी, उसके बाद से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। लिमिटेशन पीरियड अगर है 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो क्या हम 10 साल वेट करेंगे क्या? तो सेक्शन 8 है उस चीज़ का एक्सेप्शन कि कोई भी अगर ऐसा सूट है जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन अप्लाई करता है, ठीक है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है कि आप किसी को ओनर को या किसी को, मान लो ये प्रॉपर्टी है ना, इसका डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब A और B इंटाइटल्ड हैं, तो A को अपने पार्ट का प्रॉपर्टी बेचनी है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको पैसों की नीड है। तो वो क्या पब्लिकली बेचने के लिए एडवर्टाइज कर देगा या पहले B से पूछेगा कि भाई तेरे को चाहिए क्या, तू रख ले, मुझे पैसे दे दे। तो वो पहले B को पूछेगा ना। तो ये B का जो है ना, ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन है A की प्रॉपर्टी पे। तो अगर कोई ऐसा राइट है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, ठीक है, और उसमें जो जिसको ये राइट मिलना चाहिए प्रीएम्पशन का, वो डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसके डिसेबिलिटी एंड होने तक तो चलो ठीक है, वेट कर लेंगे। पर उसके बाद भी मतलब क्या लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसमें हम वेट नहीं कर पाएंगे। राइट ऑफ प्रीएम्पशन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की वेट करने वाली, डिसेबिलिटी के एंड वाली। या फिर ये तो क्योंकि ए के लिए बहुत बुरा हो गया ना, उसको तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मान लो बी है अभी 14 साल का, तो क्या वो वेट करेगा? नहीं, तो उस चीज़ में एप्लीकेबल नहीं है राइट ऑफ प्रीएम्पशन में। अब क्या ये चीज़, या फिर अगर नॉर्मल केसेस हैं जहाँ डिसेबिलिटी एंड होने की बात भी कर रहे हैं हम कि चलो हाँ डिसेबिलिटी एंड होने तक हम रुक जाएंगे, हम नहीं करेंगे प्रॉपर्टी सेल, तो फिर क्या डिसेबिलिटी एंड होने के बाद 3 साल तक, मतलब अगर लिमिटेशन पीरियड है 12 साल का कि हाँ हम कोर्ट में जा सकते हो आप अपना क्लेम लेने के लिए 12 साल तक, तो क्या 12 साल लिमिटेशन पीरियड होगा क्या? उस दिन से अगर डिसेबिलिटी एंड होने के बाद से अगर कोई लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या, अगर 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है तो वो डिसेबिलिटी एंड, मान लो कोई 10 साल का है, उसकी डिसेबिलिटी एंड हो गई 18 साल की उम्र में, है ना, माइनर हो गया। अब क्या लिमिटेशन पीरियड मान लो किसी चीज़ का है 12 साल, तो क्या इसको सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए 12 साल मिलने चाहिए क्या? तो ये तो गलत चीज़ है ना कि कभी भी सूट इंस्टीट्यूट कर दे। 8 साल ऑलरेडी वेट हो गया है तो अब और 12 साल वेट करे, तो ऐसा नहीं होता। या इसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट होना, मतलब कुछ सूट इंस्टीट्यूट करना है तो उसको 12 साल वेट करें, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। क्या होगा इस केस में कि 3 साल का टाइम पीरियड मिल जाएगा, 3 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं मिलेगा आफ्टर सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी सीज होने के 3 साल तक सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, और द डेथ ऑफ पर्सन अफेक्टेड देयर बाय, या अगर मान लो कि उसकी डेथ हो गई है ना, 15 साल की उम्र में ही डेथ हो गई, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके कर सकते हैं लिमिटेशन पीरियड में सूट फाइल। अब सेक्शन 9 क्या बोलता है, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। अगर टाइम
किसी का मतलब लिमिटेशन की किस टाइम की बात हो रही है, लिमिटेशन पीरियड की। अगर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया आपका रन होना, उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। पहले रोक सकते हैं लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने से पहले, बिल्कुल रोक सकते हैं, बट लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने के बाद कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, कोई इनेबिलिटी ऑफ सूट नहीं फाइल होती है। तो ये चीज़ देखो, हमने सेक्शन 6 में क्या पढ़ा था, सेक्शन 6 किसके लिए अप्लाई होता है, सूट और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई होता है, अपील पे नहीं अप्लाई होता है। अब एक बार अगर सूट किसी ने इंस्टीट्यूट कर दिया, उसका सारा जजमेंट आ गया, अब आपको अपील करनी है तो वापस आप डिसेबिलिटी लगाओगे क्या? नहीं भाई, टाइम आपका रन होना स्टार्ट हो गया है तो आप उसके बाद डिसेबिलिटी नहीं लगा सकते। तो वैसे ही इसमें अगर लिमिटेशन पीरियड कभी भी आपका स्टार्ट हो गया, मान लो सूट के लिए या कोई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अगर स्टार्ट हो गया आपका लिमिटेशन पीरियड, तो उसके बाद कोई डिसेबिलिटी, कोई इनेबिलिटी टू फाइल अ सूट उसको नहीं रोक सकती है। अब आते हैं सेक्शन 10 पे। अब देखो सेक्शन 10 ये बोलता है कि कोई भी सूट अगर ट्रस्टी के अगेंस्ट फाइल करना है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट फाइल करना है। अब देखो, ट्रस्टी की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्टी के पास है तो ट्रस्टी का काम होता है कि उसको प्रोटेक्ट करे, वो उसको बेनिफिशरीज के लिए उसे प्रोटेक्ट करके रखे। तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी पे। और अगर वो सेल करेगा उस प्रॉपर्टी को तो उसे बेनिफिशरीज को बांटना पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी का जो भी अमाउंट आएगा ना, वो खुद नहीं रख सकता, वो बस अपनी फीस लेगा और बाकी सारी चीज़ें बांट देगा बेनिफिशरीज को। अब जो ट्रस्ट, देखो मैंने ये ट्रस्ट क्रिएट किया, मेरी प्रॉपर्टी को ट्रस्टी के पास दिया और मैंने बोला ये मेरा बेटा है ए, और ये जब बड़ा हो जाए 18 साल का हो जाए तो ये प्रॉपर्टी तो इसको दे देना। तो अब इसने क्या किया, प्रॉपर्टी का ट्रस्टी प्रोटेक्शन करता रहा, सब कुछ मेंटेनेंस करता रहा। फिर जब ये 18 साल का हुआ तो इसकी नीयत ख़राब हो गई टी की, और इसने प्रॉपर्टी खुद रख ली, खुद के लिए यूज़ करने लग गया। तो अभी तो ये 18 साल का हुआ है, इसको ज़्यादा समझ नहीं है। जब इसे समझ में आएगी वो तब तो सूट फाइल कर सकता है ना अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए। तो इसलिए ट्रस्टीज़ पे ये वाला सेक्शन, कोई टाइम लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं है ट्रस्टीज़ के लिए, कभी भी आप क्लेम कर सकते हो उससे अपनी प्रॉपर्टी, या फिर अगर प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है तो उसके प्रोसीड्स। देन आएंगे पार्ट 3 पे, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कैसे कंप्यूट होता है और कब से कंप्यूट होता है, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 12 सेज दैट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल पीरियड, लीगल प्रोसीडिंग्स। तो कंप्यूट करते हुए टाइम की पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए या कितना टाइम होना चाहिए। तो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम कौन से डे का होगा लिमिटेशन पीरियड में? देखो, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है ना आपका, मान लो 12 जनवरी को आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो सेम डे पे आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाता, उसके एक दिन बाद से हो जाता है। वो पीरियड, वो डे एक्सक्लूड हो जाता है लिमिटेशन पीरियड से। तो ये बोल रहा है सबसेक्शन 1। अब ये चीज़ अप्लाई होती है सूट पे भी, एप्लीकेशन पे भी, अपील पे भी, तीनों चीज़ों पे। अब मान लो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, अपील की बात करता है, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील की बात करता है। लीव वर्ड जहाँ भी आ जाए मान लेना परमिशन की बात कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपील, ठीक है। तो अपील की बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ परमिशन टू अपील की बात करता है, रिवीजन की बात करता है और रिव्यू ऑफ जजमेंट की बात करता है। रिवीजन और रिव्यू कौन करता है, हायर कोर्ट करता है, ठीक है। अगर ये एप्लीकेशन कोई रिवीजन, रिव्यू, अपील की या लीव ऑफ अपील की कोई बात करता है, तो फिर किस डे से स्टार्ट होगा लिमिटेशन पीरियड। अगर ये एप्लीकेशन किसी को फाइल करनी है, मान लो अपील की एप्लीकेशन फाइल करनी है या लीव परमिशन टू अपील की एप्लीकेशन फाइल करनी है, जैसे स्पेशल लीव पिटिशन होती है अपनी, वो फाइल करनी है किसी को, या फिर रिवीजन या रिव्यू फाइल करना है हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट में कि आप ये जजमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है, आप इसे रिव्यू करिए। ये अगर किसी को फाइल करना है तो वो उसका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, तो कब से स्टार्ट होगा, जब जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है और टाइम जो
टाइम लगा मुझे जजमेंट प्रोनाउंस के बाद, जो मुझे टाइम लगे कॉपी ऑब्टेन करने में, कॉपी ऑफ जजमेंट ऑब्टेन करने में, डिक्री, कॉपी ऑफ डिक्री ऑब्टेन करने में, जो भी ऑर्डर आया है वो ऑब्टेन करने में मुझे जो टाइम लगा है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस डे पे जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है और जितने दिन मुझे कॉपी जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने में लगा है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम सॉट टू बी रिवाइज रिव्यूड, तो टाइम ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, अपील्स के केस में। Then computation of period of limitation for an application to set aside an award. किसी अवार्ड को सेट असाइड करवाने के लिए कोई भी एप्लीकेशन अगर देनी है तो उसके लिए कितना टाइम लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होना चाहिए? वही सेम चीज़ बोली है, अवार्ड जब आपको मिल गया उसकी कॉपी आपको ऑब्टेन करने में जो टाइम लगेगा ना वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। अब देखो सेक्शन 13 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस वेदर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। पॉपर कौन होते हैं? आप इन्हें इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं। इंडिजेंट पर्सन मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इनकेपेबल है सूट फाइल करने के लिए, मतलब जो थोड़ा पुअर है उसको बोलते हैं इंडिजेंट पर्सन। अगर उसने कोई एप्लीकेशन फाइल की है कोर्ट के सामने, एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए फाइल की है? टू स्यू एज अ पॉपर, मतलब कि मैं इंडिजेंट पर्सन जैसा स्यू कर पाऊँ इस केस इस सूट में किसी और पर्सन के अगेंस्ट, है ना। क्योंकि इंडिजेंट पर्सन को देखो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, फीस वगैरह कम रहती हैं, लीगल एड वगैरह प्रोवाइड होती है, तो उन्हें पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है कोर्ट में। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तभी उनसे इंडिजेंट पर्सन जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप किसी पर्सन ने कोर्ट में फाइल किया है इंडिजेंट पर्सन जैसा, उसने पहले अपना सूट मतलब इंस्टीट्यूट कराने के लिए पॉपर जैसा फाइल किया है कि मैं एज अ पॉपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये जो एप्लीकेशन उसे मिली है ना, वो एप्लीकेशन को वो गुड फेथ में एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ था, मान लो 3-4 महीने बाद उसका आया कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन नहीं कर सकते हो आप कंटिन्यू सूट, आप मतलब एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो, आपको एज अ नॉर्मल पर्सन ही करना पड़ेगा। तो ये जो उसके 3-4 महीने वेस्ट हुए ना, तो ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब मान लो अगर लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जांपल 3 महीने का ही था, तो अब उसका 3 महीने तो ख़त्म हो गए क्योंकि उसने तो एज एन इंडिजेंट पर्सन अप्लाई किया हुआ था उस 3 महीने में। अब 4 महीने के बाद उसका आंसर आया, कोर्ट का रिस्पॉन्स आया कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन, कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं अप्लाई कर सकते, तो फिर उसका ये 4 महीने तो गए, उसका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म। तो कोर्ट ने ये बोला है, ये ऐसा माना जाएगा कि ये पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जो आपका वेस्ट हुआ है ना ये पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन से। और ऐसा माना जाएगा अगर अभी जैसे अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो अभी अगर आप अपनी फ़ीस पे कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा आपने फ़ीस पहले ही पे कर दी, 4 महीने पहले ही फ़ीस पे कर दी। तो सेक्शन 13 ये बोलता है। नाउ सेक्शन 14 exclusion of time of proceedings bona fide in court without jurisdiction. So section 14 says that exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction. अगर कोई भी किसी ने with due diligence, अगर उससे ड्यू डिलिजेंस करने के बाद कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है, उसने किसी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उसको पता नहीं था कि एप्लीकेबल है, पर उसने पूरी छानबीन करी थी और उसे सब कुछ सारी जगह से यही पता चला था कि हाँ मेरा केस का ज्यूरिसडिक्शन इसी कोर्ट के पास है, चाहे वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो या कोई भी कोर्ट हो, और उसमें उसने सूट फाइल कर दिया और बाद में जब लिमिटेशन पीरियड उसका ख़त्म हो गया उसके बाद उसे पता चला कि सूट इस कोर्ट में फ़ाइल नहीं करना था, किसी और कोर्ट में फ़ाइल करना था, इस कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं,
पर वो इंसान गुड फेथ में अपना उसने सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह की विद सारे ड्यू डिलिजेंस करके, तो क्या होगा, वो वाला जो उससे गुड फेथ में अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोर्ट तो वो मानता ही नहीं है मिस्टेक है क्योंकि गुड फेथ में किया है, तो अगर कोई डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन लगा तो वो चीज़ एक्सक्लूड हो कर दी जाएगी। मतलब जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, उस जब से सूट गलत कोर्ट में चल रहा है, वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और आप फिर फाइल कर सकते हो जो सही ज्यूरिसडिक्शन वाला कोर्ट है उसमें, या ज्यूरिसडिक्शन के अलावा भी कि कोई सेम कॉज सेम नेचर का कोई कॉज है जिसकी वजह से उस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो फिर उस वो पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देन इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, अच्छा फर्स्ट वाला क्लॉज अपील पे भी एप्लीकेबल है और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे भी एप्लीकेबल है और रिविजन पे भी एप्लीकेबल है। तो सेकंड क्लॉज भी सेम चीज़ बोल रहा है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन फाइल की है विद प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस इन अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपील और रिविजन अगेंस्ट द सेम पार्टी फॉर द सेम रिलीफ शैल बी एक्सक्लूडेड। सेम पार्टी के अगेंस्ट कोई और प्रोसीडिंग्स भी उसने अगर इनिशिएट की हैं सेम पार्टी के अगेंस्ट सेम रिलीफ पाने के लिए, तो फिर वो भी अगर गुड फेथ में उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस करके करी है और डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है तो उस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट ये चीज़ किस पे एप्लीकेबल नहीं है? रूल 2 ऑर्डर 23। ऑर्डर 23 किस चीज़ के बारे में बात करता है? विड्रॉल ऑफ सूट की। तो दिस शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू अ फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर। मतलब विड्रॉल ऑफ सूट में हमने क्या पढ़ा था कि अब देखो, विड्रॉल में उसने ऑलरेडी फाइल किया था गलत कोर्ट में, जिस कोर्ट में डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है उसमें ही फाइल किया था, तो कोर्ट उसे बोलता है कि आप ना इसमें हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस चीज़ का, आप एक फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करो। तो ऑलरेडी वो फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है क्योंकि पहले वाले कोर्ट के पास जब उसने पहले फाइल किया था उसमें उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उस कोर्ट के पास, अब वापस वो सेम गलती थोड़ी ना रिपीट कर सकता, तो इसलिए ये वाला सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी ये वाला प्रोविजन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय द रीजन ऑफ डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, तो अनदर सेम मिस्टेक नहीं कर सकता ना कोई भी इंसान, और अगर करेगा भी तो कोर्ट माफ़ नहीं करेगा। अब एक्सप्लेनेशन बोलता है वाइल एक्सक्लूडिंग टाइम, तो डे ऑन विच द प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड एंड डे ऑन विच इट एंडेड, दोनों दिन काउंट होने चाहिए। नाउ सेक्शन 15 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। अब देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा सूट या एप्लीकेशन है जिसकी डिक्री आ चुकी है पर वो डिक्री पे इंजंक्शन मतलब कोई टेम्पररी स्टे लगा दिया गया है, उसके एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा दिया गया है, तो अब उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए किसी को सूट एक फाइल करना है, सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसकी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड कैसे माना जाएगा? तो हम जनरली मांगते हैं कि जब आपके पास डिक्री की कॉपी आ जाए तो तब से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है चलना, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड आपका रन करना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर यू गेट द कॉपी ऑफ द डिक्री। बट यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डिक्री पे ही एग्जीक्यूशन पे उसके स्टे लगा दिया गया है कि अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। तो वो जब स्टे लगाया गया है और जब वो स्टे विड्रॉ करा गया है तो वो ड्यूरेशन जो है ना उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो उस ड्यूरेशन को एक्सक्लूड करके आप कोई भी अपना लिमिटेशन पीरियड फाइल कर सकता है वो पीरियड एक्सक्लूड करने के बाद। देन इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन। अब किसी चीज़ का जैसे कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं परमिशन, एक गवर्नमेंट की कंसेंट इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का सैंक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब मान लो कोई
प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपको केस करना है तो ऐसे थोड़ा ना कर दोगे, कोई भी ऐसे तो कोई भी आके कर देगा प्राइम मिनिस्टर पे केस। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है ना उसके लिए, तो आप अप्रूवल के लिए नोटिस भेजते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा केस करना है इस चीज़ के ऊपर। तो जब वो नोटिस भेजेंगे आप, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ रिसीविंग द कंसेंट या सैंक्शन, वो डेट्स एक्सक्लूड हो जाएंगी, मतलब वो पूरी ड्यूरेशन एक्सक्लूड हो जाएगी। आप देखो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन करना है किस चीज़ का, सूट और एप्लीकेशन, अपील की बात नहीं कर रहे हैं, सूट एंड एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, किसी डिक्री का एग्जीक्यूट करने के लिए कोई सूट या एप्लीकेशन फाइल करने हैं, कौन सी डिक्री के लिए, बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग ऑफ एजुकेशन ऑफ द पर्सन एज एन इंस्टॉलमेंट बाय अ लिक्विडेटर और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो देखो अब कोई ये बहुत ही लगा आपको छोटा रहा है, बट इट्स अ वेरी, इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। तो अब जैसे इंसॉल्वेंसी, आपने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अगर पढ़ा होगा और कंपनीज एक्ट अगर पढ़ा होगा तो यू कैन रिलेट। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में कोई पर्सन इंसॉल्वेंट जब हो जाता है, इंसॉल्वेंट जब हो जाता है तो कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन जाती है कि इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोर्ट क्या करता है, इंटरिम रिसीवर अपॉइंट कर देता है कि आप इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बेच के जो भी पर्सन्स हैं उनके क्लेम दे दीजिए। पर अब ये जो इंटरिम रिसीवर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया ना, इंटरिम रिसीवर, तो वो अब बोल रहा है कि इसकी वाइंडिंग अप करना पड़ेगा कंपनी का, ऐसा कोई इसका असेट बचा ही नहीं है, पूरा वाइंड अप ही करना पड़ेगा। अगर इसके असेट्स बेच भी देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो कंपनी के पास ही कुछ नहीं बचेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, तो कंपनी कंटिन्यूएशन का कोई वो ही नहीं है। तो इसलिए वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए ये रिसीवर एप्लीकेशन दे रहा है कोर्ट में, ठीक है। तो अब इसका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली एप्लीकेशन अगर दे रहा है या सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है तो उसका भी लिमिटेशन पीरियड होता है। उसका लिमिटेशन पीरियड कब होगा, जब उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी और जब वो रिसीवर अपॉइंट हो गया था, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया था, वो ड्यूरेशन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसके 3 महीने के बाद तक का भी ड्यूरेशन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब 1 जान को अगर सूट फॉर इंसॉल्वेंसी इंस्टीट्यूट हुआ था, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया था, लिक्विडेटर ने इंटरिम रिसीवर वगैरह अपॉइंट हो गए थे, फिर 3 महीने बाद उसको पता चलता है कि अब तो कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं है, 1 मार्च को मान लो या 1 अप्रैल को पता चलता है कंपनी के पास कुछ नहीं बचा है, तो फिर क्या होगा, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को जब वो अपॉइंट हुआ था और जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था इंसॉल्वेंसी का, ये दोनों पीरियड एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, प्लस 3 मंथ्स मोर, मतलब 1 जुलाई तक लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। आप देखो सबसेक्शन 4 बोल रहा है, अगर सेल हुआ इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, मतलब कोर्ट ने डिग्री पास करी किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तो फिर वो सेल हो गई है ना, फिर अब परचेजर सूट फाइल करना चाहता है। अब किसी ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी जिसको सेल करनी थी ना, सेल तो उसने कर दी, पर उस प्रॉपर्टी को जो सेल किया है ना, उस डिक्री को सेट असाइड कर दिया गया है, मतलब उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। तो एप्लीकेशन जब फाइल करी है कि उस डिक्री को सेट असाइड करो, तो परचेजर को तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो परचेजर क्या कर सकता है, आफ्टर, मतलब वापस पोजेशन पाने के लिए वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा या एप्लीकेशन देगा। तो उस सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, ये वाला पीरियड है ना, जब उसने, मतलब जो सेलर है, उस प्रॉपर्टी का ओनर है जिसने एग्जीक्यूशन लगाया एग्जीक्यूशन को सेट असाइड कराया था, तो वो पीरियड जो सेट असाइड की एप्लीकेशन थी, वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा।
लेट मी रिफ्रेज इट, एक प्रॉपर्टी है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इस प्रॉपर्टी का सेल ऑफ कर दिया जाए, इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। अब उसे सेल करने के बाद परचेज़र को वो प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं मिला, इस दौरान में ही उस प्रॉपर्टी पे किसी ने सेट असाइड का कि ये ऑर्डर मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए, इसकी एप्लीकेशन दे दी कोर्ट में। तो अब कोर्ट में अगर सेट असाइड ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन आई है तो उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है, ठीक है। तो परचेज़र को अभी तक प्रॉपर्टी अपनी मिली नहीं है, तो परचेज़र क्या कर सकता है, ये जो पीरियड है ना, ये लिमिटेशन पीरियड पोजेशन के लिए उसको सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन पीरियड, ये जो पीरियड है ना जिसमें सेट असाइड की एप्लीकेशन दी हुई है उसने दूसरे पर्सन ने, तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दैट्स इट। और लिमिटेशन पीरियड में कौन सा टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अगर डिफेंडेंट आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया के टेरिटरी के बाहर है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देन अब देखो 16 ये बोलता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू सू। अगर किसी के पास राइट टू सू है और वो राइट टू सू या राइट टू मेक एप्लीकेशन है और वो राइट टू सू या राइट टू मेक एन एप्लीकेशन वो कब अराइज हो रहा है, उसके पास कब आ रहा है, या तो आफ्टर हिज डेथ आएगा या फिर उसके डेथ के पहले आ गया और उसकी डेथ हो गई इस ड्यूरेशन में। तो जब तक उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है तो तब तक वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है तो तब से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसेक्शन 1 इज़ फॉर द प्लेंटिव एंड सबसेक्शन 2 इज़ फॉर द डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ के केस में ये डिफरेंस है बस कि जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट हो जाता है तो तब से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ का है 13 साल का, तो उसका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा तब से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बट डिफेंडेंट के केस में ऐसा नहीं है, डिफेंडेंट को स्यू कर सकते हैं अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसका, और ये चीज़ अप्लाई नहीं होती प्रीएम्पशन के केस पे और पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी ऑफिस के केस पे। सेक्शन 17 सेज दैट इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। अगर कोई सूट या एप्लीकेशन बेस्ड है किसी फ्रॉड पे, मान लो ए और बी, इसके फादर, इन दोनों के फादर सी, ठीक है, सी की डेथ हुई और सी ने अपने विल बनाया था और विल में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो ये प्रॉपर्टी है ये ए के नाम हो जानी चाहिए और ये वाली प्रॉपर्टी मेरे दूसरे बेटे बी के नाम हो जानी चाहिए, ठीक है। अब बी को इस प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं था और ना बी को इस विल के बारे में पता था। पता किसको था, सिर्फ ए को था, है ना। तो ए ने क्या किया, अपनी वाली प्रॉपर्टी तो ले ली ये बोल के कि पापा ने तो ये मेरे नाम करी थी, और बी हो गया बेघर। अब बी को 4 साल बाद आके बताया किसी ने कि 4 साल बाद, मान लो 2024 में बताया, इसके फादर की डेथ हुई थी 2020 में, 2024 में से बताया बी को इस ट्रस्ट के इस विल के एग्जीक्यूटर ने कि अच्छा तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली, मैं तो ए को बोला था कि तुम दोनों बांट लेना। तो बी बोलता नहीं मुझे तो नहीं मिली, ए ने पूरी प्रॉपर्टी ले ली। तो अब ई को ये बात कब पता चली, 2024 में। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये आपका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया, 2020 की बात है, अब तो 4 साल गुजर गए, नहीं। उसको फ्रॉड की डिस्कवरी कब हुई, 2024 में हुई। तो ये विल का केस लेके वो 2024, उसका लिमिटेशन पीरियड 2024 से चालू हो जाएगा, वो केस इंस्टीट्यूट कर सकता है, ठीक है। तो यही बात हो रही है। सूट और एप्लीकेशन अगर कोई है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रॉड ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ने कोई फ्रॉड किया है तो, या उसके एजेंट ने कोई फ्रॉड किया है, और जब वो फ्रॉड डिस्कवर हुआ है तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा।
Then knowledge of right title on which a suit application is founded is concealed by the fraud of any person aforesaid. अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, नॉलेज ऑफ राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट इज फाउंडेड इज कंसील्ड, मतलब उसे पता ही नहीं था कि उसका राइट था उस प्रॉपर्टी पे। वो चीज़ किसने छुपाई थी? डिफेंडेंट ने छुपाई थी। तो जब वो चीज़ पता चली उसको, तब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। सूट और एप्लीकेशन इज रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक। कोई ऐसा मिस्टेक की गई है सब्जेक्ट मैटर में, मान लो कोई कुछ खरीदने गया और उसने गलत बता दिया, गलती से कुछ गलत बेच दिया, गलती से कुछ गलत खरीद लिया, तो उस चीज़ का सूट वो कब फाइल कर सकता है? रिलीफ ऑफ फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टेक का। ऑब्वियसली जब उसे मिस्टेक अपनी पता चलेगी। वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ प्लेंटिफ एप्लीकेंट हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंसील किया गया है जो कि प्लेंटिफ को उसका राइट बताता है, तो वो चीज़ कब वो चीज़ कब, लिमिटेशन पीरियड कब उस चीज़ का रन करना स्टार्ट करेगा? When it is discovered that the fraud or the mistake could, with reasonable due diligence, have discovered it, and in case of concealed document until the plaintiff or applicant first had the means of producing the sealed document। मतलब जब प्लेंटिफ को वो कंसील्ड डॉक्यूमेंट जो छुपा गए थे उससे, वो जब उसे मिल जाएंगे तभी वो कोर्ट में जा पाएगा ना उन डॉक्यूमेंट्स को लेके, नहीं तो उसके पास क्या प्रूफ रहेगा? डिफेंडेंट तो जैसे ही उसने केस किया, डिफेंडेंट तो प्रॉपर्टी उसकी डॉक्यूमेंट सारे उसके जला देगा ना। तो इसलिए जब उसके पास मौका मिलेगा, जब उसके पास कि डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस कर सके, तब वो केस लेके कोर्ट में उसका लिमिटेशन पीरियड तब से स्टार्ट हो जाता है। Provided that nothing in this suit in this section shall enable any suit to be instituted, application to be made, recover, enforce any charge against, set aside any transaction affecting any property which। अब मान लो फ्रॉड करके किसी ने किसी की प्रॉपर्टी बेच दी है, तो जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उसने तो गुड फेथ में खरीदी है, वो तो पार्ट नहीं था। अगर वो पार्ट नहीं था उस फ्रॉड का, उसने गुड फेथ में खरीदी है, पूरी नॉर्मल कंसिडरेशन अपनी जो वैल्यू है उसकी वो देके, तो उससे प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकते और ट्रांजैक्शन को सेट असाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। इन केस ऑफ मिस्टेक हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन सब्सिक्वेंट टू द ट्रांजैक्शन इन विच मिस्टेक वॉज मेड। अब देखो, यहाँ मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ होता है कि कोई ऐसा आपको पता नहीं था कि ये लॉ क्या कर रहा है, या आपने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया किसी लॉ को, तो उस चीज़ में अगर किसी ने कोई गुड फेथ में प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके कुछ परचेज किया है प्रॉपर्टी, और उसे पता नहीं था कि वो ट्रांजैक्शन इल्लीगल होगा, तो तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा, वो चीज़ कैंसल आउट नहीं हो पाएगी। इन केस द कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसील्ड डॉक्यूमेंट है और अगर उसे किसी ने बेच दिया है, तो जिसने गुड फेथ में ख़रीदा है ना, वो चीज़ उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखो, इस चीज़ में अगर किसी ने डिक्री मतलब अगर कोर्ट ने डिक्री पास करी है कोई, और जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, जजमेंट डेटर कौन होता है? सीपीसी में हमने पढ़ा है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है, उसने एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को रोका है, तो जजमेंट क्रेडिटर क्या बोल सकता है? वैसे जजमेंट क्रेडिटर नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं डिक्री होल्डर सीपीसी की भाषा में। तो डिक्री होल्डर एप्लीकेशन देगा कोर्ट में कि मुझे ऐसे ऐसे डिक्री मेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, और जो कोर्ट है वो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फॉर और सेसेशन ऑफ फोर्स। तो इनका अब सेक्शन 18 क्या बात करता है? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग।
अगर बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, देखो लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाए, कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ है उस कॉज ऑफ एक्शन वाले डे को एक्सक्लूड कर दिया जाए, और अगर कोई डिसेबिलिटी है उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो वो एक्सक्लूड करके जो बनता है ना वो लिमिटेशन पीरियड बनता है। और एक्सक्लूड करने से पहले वो प्रिस्क्राइब पीरियड रहता है। तो प्रिस्क्राइब पीरियड में अगर किसी ने मान लो जिसके अगेंस्ट आप कुछ क्लेम कर रहे हो, उसने आपको कोई एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ, मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए हैं और उसने, आप 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हो, 3 साल आपका प्रिस्क्राइब पीरियड है। 3 साल के अंदर अंदर आपने नोटिस भेजे, सब भेजा, और सामने वाले पर्सन ने क्या किया, मुझे 2 साल में, मतलब उसने मुझसे उधार लिया था 2023 में, उसने मुझे 2025 में बोला कि हाँ भाई मैंने तुझसे उधार लिया था और मैं ना तेरे को वापस कर दूंगा इस साल के एंड तक। अब उस यहाँ से 2025 से जिस डेट पे उसने एक्नॉलेज किया ना, मेरा न्यू लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसने मुझे 10,000 का एक्नॉलेज नहीं किया, मैं उससे 10,000 मांग रही हूँ नोटिस में, उसने मुझे बोला कि 5,000 मैंने तुझसे लिए थे वो मैं वापस कर दूंगा, तो लिमिटेशन पीरियड जो एक्सटेंड होगा ना, मतलब यहाँ से 2025 से मेरे को 3 साल और का मिलेगा, 2028 तक का मिल जाएगा, पर सिर्फ 5,000 के लिए जो चीज़ उसने एक्नॉलेज करी है। अगले 5,000 का लिमिटेशन पीरियड 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 18। अगर एक्नॉलेजमेंट डेट नहीं लिखी हुई है उस पर, तो ओरल एविडेंस ले सकता है कोर्ट। ओरल एविडेंस में बी टेकन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइंड, कि कब साइन हुआ था, ऐसे ओरल एविडेंस पे ले सकता है, वो एग्जामिन कर सकता है। और एक्नॉलेजमेंट तब भी माना जाएगा अगर उस पर्सन ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने के लिए कि मैं तो नहीं दे रहा, या फिर ये मैंने तुझे याद है मैंने भी तो तुझे एक बार 10,000 दिए थे, ये सेट ऑफ हो गया, तो वो भी एक टाइप का एक्नॉलेजमेंट ही माना जाएगा। पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, enjoyment हैज़ नॉट कम, रिफ्यूज़ल टू पे, डिलीवरी, परफॉर्म, परमिट टू enjoy, तो ये सब भी एक्नॉलेजमेंट माने जाएंगे। क्लेम फॉर सेट ऑफ। अब 19 भी कुछ कुछ सेम चीज़ बात करता है। ये बोलता है कि अगर किसी को पेमेंट देना ड्यू था और उसने अगर पेमेंट आपके प्रिस्क्राइब पीरियड में पेमेंट दे दिया है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आपने एक्नॉलेजमेंट पढ़ा 18 में, यहाँ उसने पेमेंट दिया है, तो तब से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। इसमें बस इतना बोला है कि अगर एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट किसी पर्सन, कोई पर्सन अगर डिसेबल है और उसके गार्जियन ने या कमेटी या मैनेजर ने दे दी है, तो वो भी एक्नॉलेजमेंट ही मानी जाएगी। तो उसका एजेंट, मैनेजर वगैरह, गार्जियन, वो डिसेबल पर्सन की जगह एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट दे सकते हैं। देन सेक्शन 21 ये बोलता है कि अब जैसे नया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ऐड हुआ है, अगर किसी केस में मान लो किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस चल रहा है, फिर बाद में पता चला कि अगर ये इसके साथ इस पर भी केस होना चाहिए, तो नया डिफेंडेंट ऐड करवा लिया प्लेंटिफ ने, तो उस नए डिफेंडेंट के लिए जब ऐड करा है उस नए डिफेंडेंट को, तो ऐसा माना जाएगा जिस डेट पे वो ऐड हुआ है ना, तब से ही उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। बट अगर वो गलती से ऐड हो गया है और उस जो गलती थी, मिस्टेक मेड इन गुड फेथ, मतलब जेन्युइन मिस्टेक थी, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ जो सूट है वो कब माना जाएगा, अर्लियर डेट का माना जाएगा। अब देखो कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड टॉर्ट्स। अगर कोई कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 1 जनवरी को भी ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, फिर 2 जनवरी को वापस ब्रीच किया किसी और टर्म का, फिर 3 जनवरी को वापस ब्रीच किया, या 3 फरवरी को वापस ब्रीच किया उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये कंटिन्यूअस चीज़ है। तो फ्रेश लिमिटेशन, हर टाइम से फ्रेश लिमिटेशन बिगिन होगा, मतलब 1 जनवरी को जो ब्रीच किया उसका 1 जनवरी से, 2 जनवरी को जो ब्रीच किया उसका 2 जनवरी से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच ऑफ टॉर्ट एज द केस में बी कंटिन्यूज।
अब सेक्शन 24 क्या बोलता है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशनड, सॉरी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशनड इन इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट, जो ये टाइम की बात कर रहे हैं ना हम, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है। तो हमारे हिंदू में भी एक कैलेंडर होता है, मुस्लिम्स का भी एक कैलेंडर होता है, बट ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये है, तो इसके ही बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटेशन पीरियड। देन पार्ट 4, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। अब देखो 25 क्या बात करता है, 25 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करता है कि कोई भी अगर एक्सेस या यूज़ ऑफ एयर, लाइट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग या कोई ईजमेंट्री राइट है, ईजमेंट है, मान लो आप किसी और की प्राइवेट प्लॉट से गुजर के जाते हो और आप 20 साल से जा रहे हो और अनइंटरप्टेडली, मतलब किसी ने आपको मना नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप 20 साल से किसी की प्रॉपर्टी पे चलते हो, चल के जाते हो, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ है पर आप यहाँ से जाने की जगह यहाँ से जाते हो, ठीक है, 20 साल से जा रहे हो, अनइंटरप्टेड है वो चीज़ 20 साल से, तो वो आपका इनडिफिजिबल राइट हो जाता है, एब्सोल्यूट राइट हो जाता है, ठीक है। और इसका लिमिटेशन पीरियड है 2 साल, 20 साल के बाद 2 साल लिमिटेशन पीरियड है 20+2, और तब भी अगर किसी ने उस चीज़ पे क्लेम नहीं किया या सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया तो वो आपका एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। 20 साल प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के लिए, 30 साल का टाइम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए है। अब देखो एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्शनर ऑफ सेरिवेंट टेनेमेंट, सेक्शन 26। अगर मान लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है बी को, ये ए की प्रॉपर्टी है, इसने बी को लीज पे दी हुई है, ठीक है, 15 साल का लीज है इनका, ठीक है। अब बी ने क्या किया है, सी को राइट दे दिया है कि तुम मेरी ये प्रॉपर्टी है जिस पे मैं लीज पे हूँ, इस पे से तुम निकल सकते हो, या इस पे जो पानी है, जो वेल है, इसमें से तुम पानी ले सकते हो, ठीक है। अब ये राइट ए ने तो नहीं दिया है ना, बी ने दिया है। अगर सी इसमें से वेल में से पानी ले रहा है तो इसमें बी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ठीक है। अब इसकी मान लो 20 साल की लीज थी, 15 की नहीं थी, 20 साल की लीज थी। अब 20 साल के बाद सी तो ये ए ने इसको मना कर दिया, 20 साल ख़त्म होने के बाद विद इन 3 ईयर्स मतलब पोजेशन, ए ने अपनी प्रॉपर्टी पोजेशन में ले ली 20 साल बाद, ठीक है। विद इन 3 ईयर्स इसने सी को मना कर दिया, क्या हो रहा है भाई, तुम मेरे वेल से क्यों पानी ले रहे हो, कहीं और से लो ना। तो अब सी तो बोलेगा ना कि ये तो मेरा राइट है, मैं तो 20 साल से ले रहा हूँ, तो नहीं, ये राइट नहीं अपना एग्जीक्यूट कर सकता। क्यों? क्योंकि जब ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने पोजेशन लिया उसके 3 साल के अंदर अंदर उसने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया, जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे राइट का ऑब्जेक्शन उठाया उसने, तो विद इन 3 ईयर्स अगर ऑब्जेक्शन उठा लिया तो आपका लीगल राइट नहीं है, पर अगर 3 ईयर्स के बाद ऑब्जेक्शन उठाया तो आपका लीगल राइट है। तो ऐसा बोलता है सेक्शन 26। देन सेक्शन 27, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी। अब देखो अगर किसी ने 27 क्या बोल रहा है, किसी ने अगर 12 साल मतलब कोई प्रॉपर्टी है उसकी और उस पर कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है, बी कब्जा करके बैठा हुआ है, कितने साल तक, 12 साल तक, और 12 साल में तुमने कुछ भी नहीं बोला उसको, बी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया, ना केस किया ना कुछ किया, तब 12 साल के बाद अगर तुम्हें होश आया तो कोर्ट मना कर देगा कि तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, अब तुम्हारी प्रॉपर्टी पे जो राइट है तुम्हारा वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया। तो ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 27 बोलता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 29 क्या बोलता है, ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर कोई स्पेशल लॉ लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो फिर, और वो लिमिटेशन पीरियड इस लिमिटेशन एक्ट के पीरियड से कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो फिर स्पेशल लॉ का ही लिमिटेशन पीरियड
प्रिवेल करेगा। और ये केस मैरिज और डाइवोर्स के केसेस पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। सो दैट्स इट, लिमिटेशन एक्ट ends here. If you want to go through this schedule you can do it। 3 साल, 12 साल और 30 साल तक का लिमिटेशन पीरियड है यहाँ ऑफेंसेस में, तो यू कैन गो थ्रू इट वंस।